नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 17 जून को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट होगा और इंडिया भी एक कैंडिडेट है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2021-2022 टर्म के लिए। और देखो, इंडिया की जो जीत है वो निश्चित है, क्योंकि एशिया पैसिफिक कैटेगरी से इंडिया एकमात्र ऐसा कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है। तो इंडिया 2021-22 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। 2 साल की टर्म होगी। ये पहली बार नहीं है कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर होगा। इससे पहले 7 बार इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। तो देखो, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित रिफॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से इंडिया समेत कुछ दूसरे देशों के द्वारा ये मांग की जाती रही है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो इस इशू को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशंस का कंसेप्ट किस लिए आया था? वर्ल्ड में पीस प्रमोट करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस देखो एक एग्जांपल है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। देखो, वेस्टफेलियन ऑर्डर में, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हुआ करता था, यानी 1648 से लेके 1914 के बीच में क्या हुआ करता था? सभी देश अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद पर ही डिपेंडेंट थे, सेल्फ हेल्प। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है 1914 से लेके 1918 के बीच। भारी तबाही मचती है। तो वर्ल्ड लीडर्स को उस समय महसूस हुआ कि कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सभी देश सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट ना हो सिक्योरिटी के लिए। जब देखो सभी देश अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, तो क्या होता है? आर्म रेस देखने को मिलती है, विभिन्न देश एक दूसरे पे शक करते हैं, तो युद्ध की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ए काफ़ी ताकतवर देश है, बी छोटा देश है, ए देश बी के ऊपर अटैक करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन आएगी छोटे देश की हेल्प करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में पीस की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ था, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक से काम किया नहीं। तो उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार हो जाता है। तो लीडर्स को फिर से महसूस हुआ कि देखो, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक अच्छी और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना जरूरी है। और 1945 में यूनाइटेड नेशंस का निर्माण होता है। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है, यूनाइटेड नेशंस में कौन ये डिसाइड करेगा? मान लीजिए 2 देश की लड़ाई हो जाती है, ए और बी की। ए ताकतवर देश है जो अपनी फोर्स की सहायता से बी देश पर कब्जा करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में यूएन हरकत पे आएगा बी देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में कौन डिसाइड करेगा कि हमें अभी फोर्स भेजनी है बी देश की सुरक्षा के लिए और ए देश को सबक सिखाने के लिए? कौन डिसाइड करेगा यूनाइटेड नेशंस में? यूनाइटेड नेशंस में यह डिसाइड किया जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो सभी जो अहम फैसले हैं यूनाइटेड नेशंस में वो लिए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। आप यूएन सिस्टम में सिक्योरिटी काउंसिल को एक न्यूक्लियस कह सकते हो। कहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को फोर्स भेजनी है, कहाँ पे नहीं भेजनी है, सारे फैसले लिए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। बाकी तो देखो, जनरल असेंबली में आपको भी पता है सिर्फ बातें चलती रहती हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एक ऐसी बॉडी है जिसके पास दांत सिर्फ दिखाने के नहीं है बल्कि काटने के भी हैं। ग्रेट पावर्स का क्लब भी कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल को। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का जो चैप्टर नंबर 7 है ना, ये चैप्टर डील करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी के संबंधित प्रोविजन से। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल देखो इवन प्रोएक्टिव मैनर में भी एक्शन ले सकती है। मतलब कहीं कोई थ्रेट ना भी हो, थ्रेट की सिर्फ संभावना हो, उससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस एक्शन ले, इस प्रकार का डिसीजन लिया जा सकता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 ये सब आर्टिकल्स डील करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी से संबंधित। आर्टिकल 40 क्या कहता है?
आर्टिकल 40 की सहायता से सिक्योरिटी काउंसिल में फैसला लिया जा सकता है प्रोविजनल मेजर से संबंधित, जैसे सीज फायर डिक्लेयर करना हो, मीडिएशन ऑफर करना हो। फॉर एग्जांपल ए और बी देश के बीच लड़ाई हो जाती है तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 40 के अनुसार डिक्लेयर कर सकती है कि दो देश सीज फायर होल्ड करें, अभी फायरिंग ना करें एक दूसरे के ऊपर। आर्टिकल 40 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल में यह फैसला लिया जा सकता है कि मीडिएशन की जाएगी यूएन के द्वारा ए और बी के बीच। आर्टिकल 41 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल में पुनिटिव मेजर्स का फैसला भी लिया जा सकता है। जैसे देखो, ए देश बी देश के ऊपर हमला करता है तो सिक्योरिटी काउंसिल में ये फैसला लिया जा सकता है सैंक्शन लगाए जाएंगे ए देश के ऊपर क्योंकि ए देश ने हमला किया है बी देश के ऊपर, एम्बार्गो लगाया जाएगा ए देश के ऊपर। ये सब चीज़ें आती हैं आर्टिकल 41 के तहत। और आर्टिकल 42 तो उससे भी ज़्यादा सीवियर है। आर्टिकल 42 के तहत सीधा सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये फैसला किया जा सकता है, चूंकि ए देश ने हमला किया है बी देश के ऊपर, ए देश को सबक सिखाने के लिए ए देश के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाए, हमला किया जाए ए देश के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने जाना आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 किस प्रकार से तीनों आर्टिकल्स के तहत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कोई भी फैसला किया जा सकता है जब दो देशों के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इवन देखो चैप्टर 7 में तो प्रोविजन ये भी है, मिलिट्री स्टाफ कमेटी का निर्माण किया जा सकता है ताकि जल्द से जल्द फोर्सेस को अवेलेबल करवाया जाए बिना किसी डिले के। देखो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की अपनी तो कोई फोर्स है नहीं। अब मान लीजिए ए और बी दो देशों के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ए देश ने हमला किया है बी देश के ऊपर। अब आर्टिकल 42 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यह फैसला किया गया है कि ए देश के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। तो मिलिट्री एक्शन लिया कैसे जाएगा? यूनाइटेड नेशंस की अपनी तो फोर्स है नहीं। तो इसी के लिए चैप्टर 7 में प्रोविजन ये भी है, मिलिट्री स्टाफ कमेटी का निर्माण किया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशंस के पास फोर्स उपलब्ध हो मिलिट्री एक्शन लेने के लिए। फोर्स आएगी कहाँ से? ये मिलिट्री स्टाफ कमेटी बोलेगी, यूनाइटेड नेशंस को बोलेगी कि भैया यूएसए को बोलेगी कि भैया आप थोड़े बहुत सैनिक भेज दो, इंडिया को बोलेगी, चाइना को बोलेगी कि थोड़े थोड़े आप सैनिक भेज दो, हमें एक्शन लेना है ए देश के अगेंस्ट क्योंकि ए देश ने हमला कर दिया है बी देश के ऊपर। तो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी थोड़ी थोड़ी सेना को उपलब्ध करवा सकते हैं मौके के हिसाब से, ताकि सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसला लिया गया है कि ए देश के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा तो उस मिलिट्री एक्शन को लिया जा सके। और मिलिट्री स्टाफ कमेटी का काम क्या होगा? मिलिट्री स्टाफ कमेटी का काम यह होगा जल्द से जल्द फोर्स को उपलब्ध करवाया जाए मिलिट्री एक्शन लेने के लिए। वो बात देखो अलग है कि आज तक जब से यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ है तब से मिलिट्री स्टाफ कमेटी का निर्माण एक बार भी नहीं हुआ है। देखो उसका रीज़न आपको पता है क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल तो हमेशा ठप रहती है ना कोई देश अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लेता है। जो 5 देश हैं, कभी यूएसए ने कर लिया, कभी यूएसएसआर ने कर लिया, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, आज के समय रशिया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कभी फैसले हुए ही नहीं ठीक से, कभी काम कर ही नहीं पाई ये बॉडी वीटो की वजह से। आगे हम डिस्कस करते हैं और किस प्रकार के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। फिलहाल तो हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिए, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 में क्या कुछ लिखा हुआ है और क्यों सिक्योरिटी काउंसिल एक न्यूक्लियस है यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि सारे जो अहम फैसले होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही लिए जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ठप रहती है, कोई ना कोई देश, 5 देशों में से कोई ना कोई देश वीटो इस्तेमाल कर लेता है, तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल ठप रहती है। सिक्योरिटी काउंसिल ठप रहती है तो यूनाइटेड नेशंस खुद ही ठप रहती है। तो इसलिए मांग उठती है कि भैया आप सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लेके आओ। 3 प्रकार के रिफॉर्म की बात होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, मेंबरशिप रिफॉर्म, दूसरे नंबर पे वीटो रिफॉर्म, तीसरे नंबर पे प्रोसीजरल रिफॉर्म। अभी देखो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की संख्या है 5 और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या है 10। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी हुई? 5 + 10 = 15। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं रीजनल बेसिस पे और इनका री इलेक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगर मेंबर है 2017 से लेकर 2019 के बीच 2 साल के लिए, तो इंडिया 2019 से लेकर 2021 तक दोबारा नॉन परमानेंट मेंबर बन के नहीं रह सकता सिक्योरिटी काउंसिल में।
समझ गए? मतलब दो टर्म्स के बीच गैप होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, 1945 में जब यूएन का निर्माण हुआ था, उस समय यूनाइटेड नेशंस की स्ट्रेंथ थी 51, यानी टोटल मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस में 51, सिर्फ और सिर्फ 51। और उस समय 5 परमानेंट मेंबर्स थे और 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या थी 11। उसके बाद क्या हुआ, 1963 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मेंबर्स की संख्या बढ़ के हो गई 113। पहले 51 थी, 51 से बढ़ के हो गई 113। तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने सोचा कि जनरल असेंबली में मेंबर्स की संख्या 51 से बढ़ के 113 हो गई है, तो सिक्योरिटी काउंसिल को भी एक्सपेंड कर दिया जाए। तो सिक्योरिटी काउंसिल में पहले मेंबर्स की संख्या हुआ करती थी 11, बढ़ के हो गई 15, जिसमें 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। और पहले हुआ करते थे 5 परमानेंट, 6 नॉन परमानेंट। लेकिन देखो, अब आपको इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये लगेगी, अभी तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मेंबर की संख्या बढ़ के हो चुकी है 193, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर की संख्या कितनी है? 15 की 15। जब 113 मेंबर थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तब भी सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या थी 15। और आज मेंबर्स बढ़ के हो चुके हैं 195, 193, तब भी सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या है 15। तो आप बताइए, सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। परमानेंट मेंबर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 से बढ़ के ज़्यादा परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। बात सिर्फ देखो ये नहीं है कि मेंबर्स की संख्या कम है, बात ये भी है रिप्रेजेंटेशन भी सही नहीं है। सोच के देखो, अभी आप सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स कौन हैं? यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, रशिया। यूरोप के कितने मेंबर्स हुए? यूके, फ्रांस, रशिया। यूरोप से हैं 3 मेंबर। जबकि देखो, आज के समय में यूके तो इतना पावरफुल देश है भी नहीं, यूके से ज़्यादा पावरफुल तो इंडिया है एक प्रकार से। मतलब कुछ चीज़ों में आप कह सकते हो यूके आज भी पावरफुल है, लेकिन अब आज के समय में इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है, इंडिया की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जापान देख लीजिए कितना पावरफुल कंट्री है, जर्मनी देख लीजिए, लेकिन इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। एशिया से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, चाइना, जबकि एशिया कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैटिन अमेरिका से, साउथ अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप बताओ, क्या आप सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव कहोगे? बिल्कुल भी नहीं कहोगे। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर रूप से रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। अफ्रीका के पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका के पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्वेश्चन वैसे खड़ा ये भी हो जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको फायदा क्या होता है? मतलब क्यों इंडिया बार बार मांग करता है कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बना दिया जाए? क्या फायदा मिलेगा इसका? सबसे पहले तो देखो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, P5, उनके पास वीटो पावर्स हैं। वीटो पावर्स का फायदा ये होता है, अब कल को मान लीजिए इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इंडिया के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं सकेगा सिक्योरिटी काउंसिल से। क्यों? क्योंकि इंडिया अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लेगा। तो परमानेंट मेंबर्स के पास फायदा ये होता है कि वो अपने खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास होने ही नहीं देते, वो वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ठीक से ये परमानेंट मेंबर्स सर्व कर पाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, अपने खिलाफ किसी भी एक्शन को रोक लेते हैं वीटो पावर की सहायता से। दूसरा, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, सभी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी में उनकी प्रेजेंस होती है। तीसरा, उनको देखो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह कि 2 साल तक तो मेंबर रहेंगे, उसके बाद मेंबर वो रह नहीं रख सकते और बाद में फिर दोबारा से इलेक्शन होके आना पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने के लिए। तो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको तो चिंता है ही नहीं सीट की, वो तो हमेशा मेंबर बने ही रहते हैं। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं, देखो उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी जाती है वर्ल्ड में, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो ये सारे फायदे हैं परमानेंट मेंबर्स होने के। इवन देखो, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, उनको भी फायदा होता है, हालांकि उनके पास वीटो पावर नहीं होती। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में अभी 15 मेंबर हैं, 15 में से सिर्फ 5
परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। हालांकि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, इनके पास वीटो पावर नहीं होती। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में फैसला इनकी कंसेंट के बिना भी नहीं लिया जा सकता। देखो, दो तरह के मैटर्स होते हैं, एक प्रोसीजरल मैटर होता है, एक सब्सटेंटिव मैटर होता है। प्रोसीजरल मैटर पर कोई फैसला लेना है, कोई रेजुलेशन पास करवाना है, तो 15 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स में से 9 की कंसेंट होना जरूरी है। यह नहीं देखा जाता कि 9 परमानेंट मेंबर हैं या फिर नॉन परमानेंट मेंबर हैं, कोई भी हो सकता है। अगर प्रोसीजरल मैटर पर कोई रेजुलेशन पास करवाना है तो 15 में से किसी भी 9 मेंबर्स का कंसेंट होना जरूरी है। अब बात करते हैं सब्सटेंटिव मैटर्स की। देखो, सब्सटेंटिव मैटर्स पे कोई रेजुलेशन पास करवाना हो तब भी सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 9 मेंबर्स की कंसेंट होना जरूरी है। लेकिन एक खास बात यहां पे ये है, 9 में से 5 परमानेंट मेंबर्स का होना जरूरी है। समझ गए? मतलब सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स समेत टोटल 9 मेंबर्स अगर चाहेंगे अपनी कंसेंट देंगे तभी सब्सटेंटिव मैटर्स पर रेजुलेशन पास हो सकेगा सिक्योरिटी काउंसिल में, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। जबकि प्रोसीजरल मैटर्स में ऐसा कुछ नहीं था। प्रोसीजरल मैटर्स में 9 मेंबर्स की कंसेंट जरूरी थी, और चाहे वो परमानेंट हो या फिर नॉन परमानेंट हो। लेकिन सब्सटेंटिव में डिफरेंस ये आ जाता है, 9 मेंबर्स की कंसेंट होना तो जरूरी है ही, 9 में से सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स का होना जरूरी है। और देखो, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई मैटर प्रोसीजरल मैटर है या फिर सब्सटेंटिव मैटर्स है? ये डिसाइड किया जाएगा P5 के द्वारा, यानी परमानेंट मेंबर्स के द्वारा। तो सोच के देखिए, डबल वीटो यहाँ पे हो जाती है परमानेंट मेंबर्स के पास, क्योंकि सब्सटेंटिव मैटर्स पे रेजुलेशन पास करवाने के लिए 15 में से 9 मेंबर्स की कंसेंट होना जरूरी है, और 9 में से 5 जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? वो परमानेंट मेंबर्स होंगे। जबकि दूसरी तरफ प्रोसीजरल मैटर्स पे 9 मेंबर्स की कंसेंट होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता 9 मेंबर्स में परमानेंट मेंबर्स हैं या फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि प्रोसीजरल मैटर कौन सा है, सब्सटेंटिव मैटर कौन सा है? ये डिसाइड किया जाएगा P5 के द्वारा। तो यहां पे P5 के पास डबल वीटो हो जाती है। सिक्योरिटी काउंसिल में जब देखो रिफॉर्म्स की बात होती है तो एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है, अभी देखो डेवलप कंट्रीज की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है सिक्योरिटी काउंसिल में, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज की या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सोच के देखिए, यूनाइटेड नेशंस के ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादातर जो एक्शन हैं, वो तो या तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में फोकस्ड होते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में फोकस्ड होते हैं। यूनाइटेड नेशंस ज़्यादा कहाँ पे काम करती है? आप बताइए, सोच के देखिए। अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा काम किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जबकि अफ्रीका की, जैसा हमने डिस्कस किया, कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो ये सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव होना चाहिए, समय के हिसाब से सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी का होना ज़रूरी है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी इफेक्टिव रूप से काम करे, सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी ठप ना हो। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी ठप हो जाती है तो पूरा यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम ठप हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक प्रकार से यूनाइटेड नेशंस का न्यूक्लियस है। अब देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए जब नेगोशिएशंस होती हैं तो अलग अलग पार्टीज़ की हम राय जानते हैं। G4 ग्रुप क्या है, कॉफ़ी क्लब क्या है, अफ्रीकन यूनियन की क्या डिमांड है, L69 ग्रुप की क्या डिमांड है, अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का क्या कहना है, किस प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं G4 की। G4 ग्रुप में देखो, ब्राज़ील है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है। ये चारों देश सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहते हैं, इसलिए 4 देश इकट्ठा हुए हैं। दूसरे नंबर पे कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब में देखो 42 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और मेन तो 3 देश हैं, पाकिस्तान, इटली और अर्जेंटीना। कॉफ़ी क्लब का ये कहना है कि G4 ग्रुप को परमानेंट सीट ना दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल में। आप देख ही सकते हो, इंडिया का दुश्मन है पाकिस्तान, जर्मनी का एक प्रकार से कॉम्पिटिटर कंट्री है इटली, ब्राज़ील का कॉम्पिटिटर कंट्री है अर्जेंटीना। ये देश नहीं चाहते कि G4 ग्रुप के मेंबर्स को परमानेंट सीट मिले सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखो, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले? तो G4 ग्रुप जब बना, ताकि ये 4 देश जब एक साथ आए कि हम मिलके
सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की मांग करेंगे, तो इस ग्रुप के खिलाफ एक और ग्रुप खड़ा हो गया, कॉफी क्लब। कॉफी क्लब ये कहने लगा कि ये जो G4 ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, ये रीजनल लीडर नहीं है। पाकिस्तान का कहना है इंडिया रीजनल लीडर नहीं है, एशिया का लीडर नहीं है इंडिया। तो इसलिए अगर ऐसे देशों को बना दिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, तो इससे बल्कि इंस्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, जो वर्ल्ड पीस के लिए अच्छा नहीं है। कॉफी क्लब के इस आर्ग्यूमेंट के बाद G4 कंट्रीज के द्वारा यह कहा जाता है, अरे भैया आपको चिंता है, कोई बात नहीं, आपकी चिंता का हम एड्रेस करते हैं। हमें आप सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दो, हम 15 सालों तक वीटो पावर की मांग नहीं करेंगे। मतलब आप हमें परमानेंट मेंबर बना दो सिक्योरिटी काउंसिल का, भले ही शुरुआत के 15 सालों के लिए आप हमें वीटो पावर ना दो। लेकिन कॉफी क्लब वाले इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। कॉफी क्लब वालों ने कहा जो भी रिफॉर्म आना चाहिए सर्वसहमति से आना चाहिए, कंसेंसस से आना चाहिए। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया कॉफी क्लब वालों ने, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। यहां पर देखो, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, इसका मतलब यह था सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी एक्सपेंशन हो तो वो सर्वसहमति के आधार पर होना चाहिए, कंसेंसस के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की। देखो 53 अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप जिसे लीड किया जाता है C10 कम्युनिटी के द्वारा, और C10 कम्युनिटी को लीड किया जाता है सीरिया लियोन के द्वारा। डिमांड ये है अफ्रीकन यूनियन की, 2 परमानेंट सीट दे दो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। मतलब अफ्रीका से 2 देश शामिल होने चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से। लेकिन अफ्रीका के देश आपस में सहमत नहीं है कि किन 2 देशों को शामिल किया जाए सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के तौर पर। लेकिन अफ्रीकन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन जरूर पास किया, इजुलविनी कंसेंसस। इस कंसेंसस के अनुसार अफ्रीकन यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल का ऐसा कोई एक्सपेंशन स्वीकार नहीं करेगा जिसमें नए मेंबर्स को वीटो पावर ना दी जाए। काफ़ी बार देखो जो परमानेंट मेंबर है ना, जैसे US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये इस प्रकार की बात करते हैं कि नए मेंबर तो ऐड कर दो सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट मेंबर्स, लेकिन उनको वीटो मत दो। तो अफ्रीकन यूनियन ने ये रेजोल्यूशन पास किया था इजुलविनी कंसेंसस कि नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्सपेंशन होगा नए मेंबर्स को वीटो पावर तो देनी जरूरी है। वीटो पावर नहीं दोगे तो हम फिर हिस्सा नहीं लेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म प्रोसेस में, हम इसका बाइकआउट करेंगे। इसके बाद देखो बारी आती है L69 ग्रुप की। ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसमें छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स भी हैं। इंडिया और ब्राज़ील ने इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया था। देखो एक बात देखो ये भी बोली जाती है, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, ये देश एक साथ आए हैं। इंडिया अकेले अलग से मांग करे ना सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की तो बल्कि ज़्यादा संभावना है। लेकिन जापान को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जापान और चाइना के बीच ऐतिहासिक रूप से टेंशन्स रही हैं, दोनों देशों के बीच लड़ाई रही है। चाइना ये कभी भी नहीं चाहेगा कि जापान को परमानेंट सीट मिले सिक्योरिटी काउंसिल में। उसी प्रकार से जर्मनी को ना सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यूरोप ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है। तो इंडिया जो इन बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर खेलता है ना, G4 ग्रुप में इंडिया शामिल हुआ है और G4 ग्रुप के अनुसार इंडिया चलता है, तो इससे इंडिया की संभावनाएं बल्कि और ज़्यादा कम हो जाती हैं सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने की। लास्ट में अब बात करें अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। ये तो देखो सीधा सीधा बोलते हैं इस्लामिक वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन नहीं है फिलहाल सिक्योरिटी काउंसिल में, और मिडिल ईस्ट से, इस्लामिक वर्ल्ड से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि UN के ज़्यादातर एक्शंस मिडिल ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अफ्रीका वाले भी यही आर्गूमेंट देते हैं, वेस्ट एशिया वाले भी यही आर्गूमेंट देते हैं, मिडिल ईस्ट वाले। तो अभी देखो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में रिलीजन बेस्ड कोई रिप्रेजेंटेशन मेंशन नहीं है। मतलब चार्टर, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि सभी रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की ये मांग तो सीधा सीधा खारिज हो जाती है कि रिलीजन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दी जाए। फिर तो हिंदू रिलीजन के आधार पर इंडिया को साफ तौर पर मिलनी चाहिए, क्रिश्चियन रिलीजन के आधार पर कोई देश मांगेगा, बुद्धिज्म के आधार पर कोई देश मांगेगा। तो इस प्रकार का कोई प्रोविज़न तो नहीं है, लेकिन मांग फिर भी की जाती है अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा कि आप इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इस प्रकार से हमने सिक्योरिटी काउंसिल में
रिफॉर्म्स संबंधित नेगोशिएशंस को डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।